अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। मुल्तान टेस्ट का जनाब तीसरा रोज़ और मैच आ गया है जनाब फैसला कुन मरहले में, और पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में 221 रन बनाकर ऑल आउट हुई, जिसके बाद पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड को 297 रन का कामयाबी के लिए हदफ दिया है, और इंग्लैंड की पहली विकेट 11 रन पर गिर चुकी है। और पहली इनिंग्स के हीरो बेन डकेट जो है वो साजिद खान की गेंद पर आउट हुए। विकेट जो है वो स्पिनर्स के लिए बड़ा इस वक्त साजगार बना हुआ है। पाकिस्तान के 297 रन इस वक्त बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड की इस टीम के अंदर जो क्वालिटी है, यानी कि बैस बॉल और बिल्कुल करो या मर जाओ वाली पॉलिसी के तहत खेलते हैं, तो जब तक पाकिस्तान की टीम मुझे लगता है 10 विकेटें हासिल नहीं करती, इस मैच के अंदर कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। पाकिस्तान की जानिब से सलमान अली आगा ने शानदार बैटिंग की, उनके 2 कैचेस ड्रॉप हुए और जनाब दूसरी विकेट पाकिस्तान ने हासिल कर ली है, और ये विकेट हासिल की है नुमान अली ने पाकिस्तान के लिए। और एक और बड़ी कामयाबी जब जैक क्रॉली जो है वो आउट हुए हैं, और इस वक्त इंग्लैंड 11 रन पे 2 विकेटें गंवा चुके हैं। पाकिस्तान वेल एंड ट्रूली ऑन टॉप राइट नाउ। अगेन जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान को दूसरी कामयाबी मिल गई है इस टेस्ट मैच में। 297 रन का हदफ है, और इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स 11 रन पर जय पवेलियन पहुंच गए हैं। पहले टेस्ट के पहली इनिंग के हीरोज तो साजिद खान और फिर नुमान अली ने एक एक विकेट हासिल की है, कोई गलती नहीं की। मोहम्मद रिजवान ने ज़रा सा आगे बढ़े, जैक क्रॉली उनको फ्लाइट में बीट किया नुमान अली ने। और पाकिस्तान एक ऐसी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे मोड़ पर जब शिकस्तों में फंसी हुई थी, पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत अरसे बाद एक जीत की उमंग जागी है, और पाकिस्तान टीम इस मैच में अब पूरी तरह हावी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज इंग्लैंड की टीम में भी जो रूट, हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स जैसे मैच विनर और वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन 11 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद यकीनी तौर पर इंग्लैंड की टीम इस वक्त प्रेशर में है। इस मैच पर तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा जो इस वक्त हमें ज्वाइन करेगा। यकीनी तौर पर जैसे मैंने कहा कि शिकस्तों के गर्दाब में फंसी टीम, जिसने बड़े बड़े डिसीजन लिए, अपने फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम को भी ड्रॉप किया, शाहीन शाफरी, नसीम शाह, और लगता यह है कि आकिब जावेद के सारे फैसले मास्टर स्ट्रोक साबित हुए, स्पेशली जो उन्होंने दोनों वेटरन स्पिनर यानी कि साजिद और नुमान को टीम में लेकर आए, और पाकिस्तान क्रिकेट की तकदीर ही लगता है इस फैसले ने बदल के रख दी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, खासकर जो हमारे स्पिनर थे दोनों इंक्लूड किए गए, जो साजिद खान है और नुमान अली, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की। पहली इनिंग में भी उन्होंने 10 आउट किए थे, 7 आउट साजिद अली ने किए थे और 3 आउट नुमान अली ने किए थे। और इसलिए पाकिस्तान के स्पिनर, क्योंकि स्पिन को स्पोर्टिंग विकेट सपोर्ट कर रही थी, इस वजह से स्पिनर कामयाब हुए। पहले दिन ही हम देख रहे थे कि 3.7 सेंटीमीटर का टर्न हो रहा था, तो दूसरे दिन उससे भी ज्यादा टर्न हुआ है। जब पाकिस्तान के साजिद खान बॉलिंग कर रहे थे तो वो तकरीबन 7 सेंटीमीटर तक स्पिन हो रहा था। तो आज तो बहुत ज्यादा स्पिन को हेल्प कर रही थी विकेट, जो और बहुत सारे पैचेस भी बन चुके थे। और इस विकेट पे 250 रन कमेंटेटर भी, नासिर हुसैन भी और दीगर जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर है, वो 250 रन का टारगेट बेहतरीन करार दे रहे थे कि अगर 250 रन पाकिस्तान कर लेता है, उन्हें टारगेट देता है, तो वो पाकिस्तान के लिए इनफ होगा। तो इंग्लैंड को यहाँ पे बैटिंग करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2 आउट हो चुके हैं इंग्लैंड के, और दोनों पाकिस्तान के स्पिनर ने आउट किए हैं। साजिद खान ने पहला आउट किया, जो डेंजरस बेन डकेट थे, क्योंकि उन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर की थी और पाकिस्तान के खिलाफ वैसे भी अच्छा खेलते हैं। तो अभी जैक क्रॉली का आउट किया नुमान अली ने, वो भी एक बेहतरीन डिलीवरी थी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो इनको 297 रन बनाने नहीं देंगे। और ये इस विकेट पे, क्योंकि चौथे दिन का खेल जब होगा तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, पैचेस और ज्यादा बन जाएंगे, वहां पे बॉल लग के और ज्यादा टर्न होने की बजाय कट होगा। जब कट होगा तो बैट्समैन के लिए खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन पे है, और यही हम उम्मीद कर रहे थे कि दिन के आखिर में अगर पाकिस्तान को 10 ओवर या 5 ओवर मिल जाते हैं, तो पाकिस्तान के स्पिनर 1-2 विकेटें ले जाते हैं, तो इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर हो जाएगा। लेकिन इंग्लैंड को भी नहीं भूलना चाहिए कि वो बैस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, जब वो तेज खेलते हैं तो रन्स वो बना लेते हैं। पिछली इनिंग 291 जब उन्होंने किया था, तो उसमें बेन डकेट की एक इनिंग बहुत शानदार थी। तो एक बैटर उनका परफॉर्म ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। और हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की दोनों विकेटें जो है स्पिनर्स ने हासिल की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान को अभी भी इस दिन में 7.1 ओवर का खेल बाकी है, और अगर पाकिस्तान की टीम मजीद मुझे 1 विकेट और लेने में कामयाब होती है तो पाकिस्तान वेल ऑन ट्रूली ऑन टॉप। अगेन पाकिस्तान ने 297 रन का हदफ दिया इंग्लैंड को। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में 221 रन बनाकर आउट हुई। मैच के हवाले से कुछ पैकेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान की टीम आज पाकिस्तान की टीम अपनी इनिंग्स में जो है वो
21 रन बनाकर आउट हुई और इससे पहले इंग्लैंड की टीम 291 रन बनाकर आउट हुई। तो बड़ी तेज़ रफ्तार जो है वो आज जो क्रिकेट हो रही है। और लेकिन हम देख सकते हैं कि इस वक्त 12 रन पे 2 विकेटें इंग्लैंड की गिर चुकी हैं और इस वक्त इंग्लैंड शदीद दबाव का शिकार दिखाई दे रहा है। साजिद खान जनाब, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 7 विकेटें हासिल की, 12 बनाए, आज फिर पहली विकेट उन्होंने हासिल की है, उनका अपनी इस परफॉर्मेंस पे क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इंग्लैंड टीम की सबसे जो मतलब रूट जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पूरे वर्ल्ड के, अगर उसको आउट करना है अलग सी खुशी होती है। और ब्रोक्स ने लास्ट इनिंग्स में जब 300 किए थे तो वो भी अपकमिंग फ्यूचर इंग्लैंड का बड़ा स्टार है, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। और अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह कल भी आउट करेंगे जितने भी रहते हैं। अगर देखा जाए इंग्लैंड अटैक कर रहा था स्टार्ट में, तो हम भी अटैक कर रहे थे, नया बॉल था उससे टर्न और बाउंस मिल रहा था, तो जब हम दोनों अटैक कर रहे थे तो हमें ही रन्स पड़ रहे थे। तो जब टी हुई फिर बाहर गए और हमने प्लान चेंज किया, उसमें अल्लाह ने इज्जत दी। तो जनाब 3 साल से ज़ायद हो गया पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड पर जीतते हुए, और उस तनाजुर में देखा जाए तो ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए एक ख्वाब से कम नहीं है, लेकिन स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। जैसे अभी गुलाम मुर्तज़ा कहते हैं 297 रन का हदफ ज़रूर है, बट इंग्लैंड की टीम बेस्ट बॉल क्रिकेट खेलती है, तेज़ रफ्तारी से रन करते हैं। और आज शायद जब इनिंग का इख्तिताम होगा, अभी तकरीबन 5 ओवर का खेल बाकी है, तो इंग्लैंड को रीथिंक करने का मौका मिलेगा और एक वो ऐसी टीम है जो कि किसी भी सिचुएशन से मैच को वापस भी ला सकते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इस मैच के हवाले से मज़ीद बात करें। तो जनाब मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज़ मैच अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। इंग्लैंड की 2 विकेटें 23 रन पर गिर गई हैं, 297 रन का हदफ है और ये मैच लगता है कि पाकिस्तान इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। लेकिन इंग्लैंड की टीम जो बेस्ट बॉल खेलने के लिए शोहरत रखते हैं, कहीं से भी मैच जीतने की उनके पास सलाहियत है, वो इस मैच को कहीं से भी निकाल सकते हैं। अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमें इस पर टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ गुलाम मुर्तज़ा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मौजूद है। रऊफ, पहले आपसे बात करते हैं, यकीनी तौर पर शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पाकिस्तान की टीम कमबैक करेगी सीरीज़ में, लेकिन 297 रन का हदफ और अब 23 पे 2 आउट हैं और इंग्लैंड के अभी सारे बड़े खिलाड़ी यानी कि बेन स्टोक की बात करें, हैरी ब्रुक की और फिर जो रूट, ये सब अभी बाकी हैं। तो लगता है कि बहुत ही सनसनीखेज इस मैच का इख्तिताम होगा। जी रऊफ। जी जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच ये हो सकता है और इसमें अभी तक तो आप कह सकते हैं इक्वल मैच है, क्योंकि बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं उन सब ने। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर उनके ये मेजर जो बैटिंग पार्टनरशिप चल रही है पोप की और उसके बाद साथ उनके जो रूट्स हैं, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर तो ये खड़े रहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये हदफ से क्लोज पहुंच सकते हैं। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स 1-2 विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ठीक है रोफ, जब पाकिस्तान की तब्दीलियां हुई, खासतौर पर साजिद खान को आप देखें, 7 इनिंग्स उन्होंने पहली इनिंग में 7 विकेटें हासिल की, 22 रन भी बनाए, फाइट करते दिखाई दिए दूसरी इनिंग के अंदर। फिर हमने देखा कि उन्होंने आते ही बेन डकेट को आउट किया, नुमान अली की विकेटें अगर आप देखें तो कैसे देखते हैं, क्या ये फैसला जो हमारे स्पिनर्स को खिलाने का है ये हम थोड़ा पहले कर लेते? बांग्लादेश के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कंडीशन थोड़ी बेहतर होती तो शायद नताइज बेहतर हो सकते थे। देखिए बांग्लादेश के खिलाफ तो आप नहीं कह सकते कि वो इतना ज्यादा फर्क पड़ता, क्योंकि उनके पास भी ताजुल इस्लाम थे और उसके बाद शकीब बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, मैदी थे, तो वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी आ जाती दोनों टीमों के लिए अगर पाकिस्तान के स्पिनर्स उनको, और दूसरा फिर वो क्योंकि खुद सब कॉन्टिनेंट पे खेलते हैं उनके बैट्समैन, तो उनको काफी ज्यादा कमांड है यहाँ पे इस सिचुएशन में खेलने की, क्योंकि जो बांग्लादेश की विकेटें हैं वो काफी ज्यादा स्पिनर्स को सूट करती हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पहले इनको ये सोचना चाहिए था। और दूसरा मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज है कि साजिद खान कि उसका अगर रिकॉर्ड आप देखें तो उसने जो पास्ट में इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही है, वो बार बार अच्छी बॉलिंग करता रहा, मगर उसके बाद उसको लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर देना और फिर बगैर स्पिनर के मैच खेलना और बांग्लादेश के खिलाफ खेलना, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेलना, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट क्या करती रही है कि एक आपके पास स्पिनर है, इनफॉर्म है, विकेटें लेता रहा है और डोमेस्टिक में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, मगर उसके बावजूद आपने बगैर वजह कि उसको क्यों ड्रॉप किया है। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको तो सामने लाना चाहिए। कम से कम किसी को तो आप जवाबदेह करें ना इस चीज का कि भाई आपने इतनी ज्यादा जो चेंजिंग की है, जो आपके राइट प्लेयर थे जिस तरह कामरान गुलाम है, तो किस बेस पे 4 साल के लिए इसको इग्नोर किया, बाहर क्यों बिठाया, साहबजादा फरहान को क्यों बिठाया, बाकी प्लेयर्स हैं उनको क्यों बाहर बिठाया। और रऊफ गलम, जब दिन के ख़त्म हुआ और ब्रॉडकास्टर जब बात कर रहे थे साजिद खान से, उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया कि मुझे तो पता नहीं क्यों ड्रॉप कर दिया जाता है। मैं देख रहा था कि फिर वहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी ऑकवर्ड सी हो गई और सारी बात है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेज़बान है सीरीज़ का, ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड,
और तय बात है इस मैच के हवाले से हो रही है, तो साजिद खान ने कुछ छुपाया नहीं, जो उनके दिल में था कह दिया। बहरहाल फ़खर ज़मान को तो शोकॉज नोटिस किसी और वजह से मिला है, लेकिन साजिद खान ने भी कल सच बोला है। तो मुझे बस थोड़ी सी ये है कि कहीं ना कहीं उनको शोकॉज नोटिस तो खैर नहीं सही, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं, लेकिन आपने जो बात की कि बजाय इसके कि हम खिलाड़ियों को समझाएं कि वो अपने खिलाफ जो जुल्म होता है उस पर क्यों ना आवाज़ उठाएं, हम जुल्म करते क्यों हैं। बिल्कुल, और देखेंगे सबसे बेसिक चीज ये जो आपने पॉइंट उठाया बिल्कुल ठीक उठाया। नंबर वन, इसका केस फखर जमान से इसलिए डिफरेंट है कि फखर जमान ने अपने लिए बात नहीं की कि उसने परफॉर्म किया, उसको ड्रॉप कर दिया। उसने बात की है बाबर आजम के लिए, और बाबर आजम का 18 इनिंग में फेलियर है, उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको ड्रॉप किया था। तो उस पर बात करना और कामरान गुलाम को चांस देना, ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सरप्राइजिंग था। उसने जो एक्शन लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फखर जमान को जो शोकॉज नोटिस भेजा, बिल्कुल ठीक भेजा है। अगर बात जब अगर साजिद खान जैसे प्लेयर की आती है तो उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, मुझे उठानी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए कि भाई एक बंदा इनफॉर्म है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान टीम में जब भी वो खेला उसे परफॉर्म किया। आप बगैर स्पिनर के क्रिकेट खेलते रहे और आपने इतना अच्छा स्पिनर उसको जाया किया, उसको आपने क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो ये बजाय कि हम वो खुद मजबूर हो के एक प्लेयर वो बात करना शुरू कर दे, हम लोगों को बात करना चाहिए ऊपर जाके कि भाई इसको क्यों ड्रॉप किया। और जो लोग इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं, मेरा ख्याल है कि उनको इनको सामने लाना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। तौसीफ अहमद साहब मेरे शो में वो कहते नहीं, सकलैन मुश्ताक साहब जब हेड कोच थे साजिद खान को टफ ड्रॉप किया गया, जबकि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो एक और स्पिनर के ऊपर मेहनत करते, बट उन्होंने तो जैसे कुछ खास काम ही नहीं किया। या यही आपको याद है सईद अजमल के साथ भी हुआ था जब उनके एक्शन में प्रॉब्लम हुई। तो कल तौसीफ अहमद साहब रुकन साबिक सिलेक्शन कमेटी हैं, तो वैसे सकलैन मुश्ताक साहब के लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो आके अपना जवाब दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट ये इल्ज़ाम लगाया कि जब वो हेड कोच थे, पाकिस्तान के खुद मायानाज ऑफ स्पिनर रहे हैं, एक स्पिनर उनके होते हुए कैसे टीम से बाहर हो गया। बिल्कुल, उन्होंने ठीक बात की। और बात ये कि देखिए, जो साबका चीज को मैं मानता नहीं, मैं चीज को मानता हूँ करंट, क्योंकि ये प्रोफेशनल इदारा, जब आप करंट सर्विसेज देते हैं, मैनेजमेंट में देते हैं, कोचिंग की फील्ड में देते हैं, किसी भी जगह पे देते हैं, तो उन सर्विसेज का आप पैसा लेते हैं और ठीक ठाक पैसा आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है आईसीसी की फंडिंग से। तो उसमें फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए और आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप क्यों। और जो सबसे बेसिक चीज ये है कि मैं इसीलिए बार बार एम्फसाइज करता हूँ एक ही चीज पे कि आप जिन लोगों के रिश्तेदार खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में या डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, जिनके बच्चे खेल रहे हैं, भतीजे खेल रहे हैं, भांजे खेल रहे हैं, दामाद खेल रहे हैं, कोई भी खेल रहा है, उनको किसी सूरत भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाना, मेरा ख्याल है कि जो बाकी पाकिस्तानी कौम के बच्चे हैं उनके साथ जुल्म अजीम है। और मेरा नहीं ख्याल कि जब तक आप इस चीज को सेटल डाउन करेंगे आपकी क्रिकेट 1 इंच भी बेहतर हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल साजिद खान भी है, मोहम्मद असगर था, उसके अलावा अली उस्मान है एक, उसने बड़े टॉप आउट किए, उसको निगलेक्ट किया। उसके बाद फिर जो आपका कामरान गुलाम बड़ी एक शाइनिंग एग्जांपल है। उसके बाद साहबजादा फरहान है, उमर सदीक है, कि उसका नाम जैन अब्बास है, और बेशुमार प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि जो सफर कर चुके हैं इस नेपोटिज्म के हाथों। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों का किसी किस्म की भी रिलेटिव है, कोई भी खेल रहा है, चाहे कोई किसी का डोमेस्टिक में खेल रहा है या टीम में खेल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको किसी सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नजदीक भी नहीं आने देना चाहिए। गुलाम मुर्तज़ा, खबरें ये मौजूद हैं कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो इख्तियारात थे वो अब सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के अरकान के पास हैं। मेरा पहले आपसे सवाल है कि आप बताइएगा कि चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि ये तब्दीलियां तो हुई, लेकिन इसके पसे पर्दा क्या हो रहा है वो बता दीजिएगा। फिर रऊफ से मैं ये ज़रूर पूछूंगा इस आपके जवाब के बाद कि अगर जैसन गिलेस्पी और शान मसूद को ये बताना सिलेक्शन कमेटी को पड़े, या ख़ास तौर पर अगर हमारे हेड कोच को आकिब जावेद को ये बताना पड़े कि आपको 2 स्पिनर खिलाने हैं, आपको फास्ट बॉलर नहीं खिलाने, आपको कैसी विकेट बनानी है, तो फिर जैसन गिलेस्पी का क्या रोल है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन पहले गुलाम मुर्तज़ा, पस से पर्दा क्या चल रहा है इस वक्त। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबरान ने जब टीम मैनेजमेंट से बात की थी, तो वो जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थे उनको ड्रॉप करने के हवाले से कहा गया था। लेकिन जो टीम मैनेजमेंट थी वो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करना चाहते थे। तो इस तरह वो बात आगे बढ़ी और जो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ सिलेक्शन कमेटी में दूसरे अफराद को शामिल किया। उसके बाद तमाम तर जो आपको भी पता चला कि तब्दीलियों के बाद रिजल्ट किस तरह के आए। पाकिस्तान जिस तरह खेलना चाहता है होम ग्राउंड पे स्पिन विकेट बना के इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो वो सबके सामने रिजल्ट है। तो इस तरह थोड़े से वो जो मामला थे सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के दरमियान, वो थोड़े से वो एक साइड पे थे और सिलेक्शन कमेटी एक साइड पे थी। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए,
और होना वही चाहिए कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक खेलना चाहिए था, क्योंकि इंग्लिश टीम आई है तो वो स्पिनर्स को बहुत अच्छे नहीं खेलते। इंग्लैंड में इंडिया में जब खेलने गए थे इंग्लैंड, तो सबने देखा कि वहां पे इनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, तो उन्होंने स्पिन ट्रैक बना के इनको अपने जाल में बताया भी था, वहां पे हार के भी आए। तो इस वजह से पाकिस्तान टीम को भी और मैनेजमेंट को खासकर ये चाहिए था कि उस तरह की अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक ये स्पिन विकेट बनाते हो, और जिस तरह इस मैच में थोड़ा पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया है, स्पिनर से आउट किए, तो इस तरह पहले मैच में भी करते। तो इस तरह के थोड़े से जो वाकयात है वो सामने आए। और दूसरा, आप बात कर रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी में कुछ नए मेंबरान को इंक्लूड किया और कप्तान और कोचिज को इसमें उनकी जो सिर्फ अब सिलेक्शन कमेटी के दरमियान सिलेक्शन कमेटी में कप्तान और जो कोचिज हैं उनकी सिर्फ राय ली जाएगी, वो बाकायदे तौर पर फैसला नहीं कर पाएंगे, उनका वोट नहीं होगा। सिलेक्शन कमेटी टीम सिलेक्ट करके देगी, उसके बाद जो टीम मैनेजमेंट है वो टीम खिलाएगी। तो इस तरह दोनों जो पहले जिस तरह पहले पाकिस्तान में होता था कि सिलेक्शन कमेटी एक होती थी, कप्तान और कोच से राय ली जाती थी, तो उसी तरह की अब दोबारा से सिलेक्शन कमेटी बना दी गई। ठीक है रोफ, जो गुलाम मुर्तज़ा ने बात की, सिलेक्शन कमेटी ने आके सारे फैसले करवाए और टीम मैनेजमेंट अभी भी तैयार नहीं थी। जो जैसन गिलिस्पी, चलें शान मसूद कप्तान हैं, उनको फील्ड में फैसले करने हैं, लेकिन हेड कोच जो आप खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज हारी, आपको याद होगा पहले टेस्ट में 4 फास्ट बॉलर खिलाए, दूसरे टेस्ट में हमने फिर दोनों फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके ऐसी पिच बना दी जहां बांग्लादेश के फास्ट बॉलर खेल रहे थे जबकि हमारे फास्ट बॉलर आराम कर रहे थे। फिर हमने देखा कि इस पहले टेस्ट मैच के अंदर भी हमने जिस तरह की बॉलिंग सेलेक्ट की, एक स्पिनर के साथ हम उतरे। क्या ये बेसिक बात है जैसन गिलिस्पी को नहीं पता और ये आकिब जावेद, अजहर अली या किसी भी और पाकिस्तान के सेलेक्टर को बतानी है, तो फिर जैसन गिलिस्पी की क्या अफादियत है हमारी क्रिकेट में? देखिए, बेसिकली जैसन गिलेस्पी या फॉरेनर कोचेस को लाने का मतलब ये होता है कि आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और जो आपके चैलेंजेस है 21st सेंचुरी के उसको मीट करने के मुताबिक उसके मुताबिक चलें। मगर ये चीजें तब होती हैं जब आपका बेसिक ढांचा स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो। जब आपका बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग ना हो तो फिर उनके जो डिसीजन होते हैं वो इसी तरह फायर बैक करते हैं जिस तरह आपके पीछे 2-3 टेस्ट मैचेस में हुए। क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक जैसन गिलेस्पी था, उन्होंने कोई फॉल्ट ऐसा किया नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो आजकल रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने 3-4 फास्ट बॉलर डाले, एक आध स्पिनर को साथ रख के उन्होंने खिलाने की कोशिश की। मगर जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, देखें कि ये जो फैसले ले रहे हैं ना, मेरा ख्याल है ये आपको एक आध टेस्ट मैच ठीक है, अगर आप जीत गए तो ठीक है, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आपको मीट कर रहे हैं चैलेंजेस जो 21st सेंचुरी की है। वो इस तरह नहीं है कि आपने 1960 की दिहाई की क्रिकेट खेलना शुरू कर देनी है, स्पिन ट्रैक बना दें और इस तरीके से पहले ओवर से स्पिन, जिस तरह किसी जमाने में चंद्रशेखर और बिशन सिंह बेदी 1970s में इंडिया से अटैक करना शुरू कर देते थे। तो इस तरह फिर अगर आपने क्रिकेट खिलानी है तो उसको देखेगा कौन और फिर आपकी डेवलपमेंट क्या होगी और आप बाहर जाके दूसरे कंट्रीज में कैसे उन चैलेंजेस को मीट कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पॉजिटिव वे पे जाना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी जो टेस्ट चैंपियनशिप है उससे तो बाहर हो चुकी हैं और आपने क्या करना, आपको डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप वैसे अगर हम ये तीनों टेस्ट जीते और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट में जीते फिर चांस है, लेकिन बहरहाल ये भी बहुत दूर की बात है। पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम आज मैं पूछूंगा कि जो हम 221 पाल आउट हुए, तीसरी इनिंग में हमसे रन ही नहीं होते, हमें इससे बेहतर कारकर्दगी दिखाकर कम से कम 350 रन का हदफ देना चाहिए था। क्यों रन नहीं हो पाते और आज भी सलमान ने आगे 2 कैचेस ना छुटते और फिर अगर वो 50 रन ना करते तो पाकिस्तान की पोजीशन शायद इतनी अच्छी ना होती। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, स्टम्प्स और इंग्लैंड का स्कोर 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और यकीन तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बहुत बेहतर है, लेकिन इंग्लैंड इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। अब कल टेस्ट का चौथा रोज़ और यकीनी तौर पर मुझे लगता है जैसे इंग्लैंड क्रिकेट खेलता है, यकीनी तौर पर ये एक फैसला कुन दिन होगा। मैच का फैसला चौथे दिन ही हो जाएगा। 261 रन इंग्लैंड को मजीद दरकार हैं। रोफ पहले इस मैच में बात कर रहे थे, 36 रन पे 2 आउट, 261 रन की मजीद ज़रूरत है, लेकिन अभी ऑली पॉप जो रूट क्रीज से मौजूद हैं, फिर हैरी ब्रुक जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई, बेन स्टोक की वापसी हो रही है। और बेन स्टोक खास तौर पर एक ऐसे कप्तान और लीडर और खिलाड़ी हैं जो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो एक्साइटिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट वेटिंग फॉर टुमारो। बट आपको क्या लगता है, जैसी विकेट अभी खेल रही है, नुमान साजिद की बॉलिंग को देखते हुए, इंग्लैंड की बैटिंग को देखते हुए, आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कल के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की पिच पे, और उस पे क्योंकि बाद दफा इस तरह होता है कि अगर आपके पास पेस बॉलर ना हो तो और कोई पार्टनरशिप लंबी हो जाए, और स्पेशली जो ऐसे बैट्समैन हैं जिस तरह जे रूट्स है या पॉप्स है या उसके बाद आपके पास हैरी ब्रुक्स हैं या बेन स्टोक्स हैं, तो उनको आउट करना रिवर्स स्विंग के बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो जिस तरह आज आपने देखा कि पाकिस्तान के जब रिजवान की और सलमान आगा की पार्टनरशिप हो रही थी, तो उसके बाद जो स्पिनर थे उनसे इतना अच्छा बॉल हो नहीं रहा था, और उसके बाद वो काज को लाए और अपने फास्ट बॉलर को लाए, उन्होंने रिजवान को भी आउट किया और एक ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हो गए सलमान आगा के। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि फास्ट बॉलर का इम्पैक्ट डेफिनेट आता है, और अब देखना पड़ेगा कि ये किस हद तक ये जो पार्टनरशिप है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कल, क्योंकि इनको मेरा ख्याल है कि एक्सपीरियंस दिया, थोड़ा सा अग्रेसिव इसलिए जाएंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट बॉल था आज साजिद खान का, उसमें भी उन्होंने चौका लगाया। अगर उनको बॉल मिलेगी तो वो छोड़ेंगे नहीं, वो पूरा मैच पर जाएंगे। तो इसलिए लग रहा है कि मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मगर आप इसमें कोई प्रेडिक्शन अभी कर नहीं सकते कि कौन जीत सकता है ये टेस्ट में। बिल्कुल। और रोफ, खास तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, बतौर पाकिस्तानी भी हम डिस्कस कर सकते हैं, आप बतौर क्रिकेटर भी, कि जिन हालात में पाकिस्तान क्रिकेट मौजूद है, जहां जीत नहीं मिल रही है, तो यकीन तौर पर जीत के करीब आकर भी एक परेशानी शुरू हो सकती है, या वो कहते हैं ना हाथ पांव फूलने वाली बात। तो पाकिस्तान को अपने नर्व्स पे बड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि इस जीत की पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़रूरत है। हम बहुत अरसा हो गया अपने घर में जीते नहीं टेस्ट मैच, वर्ल्ड कप हमारा बुरा गया, बांग्लादेश से हम हारे, तो इस मैच की वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है। अभी भारत जो आज 46 पे ऑल आउट हुआ, उस पर भी मैं कुछ बात करूंगा, लेकिन चूंकि वो जीतते आ रहे हैं, वहाँ का मीडिया कह रहा है जी एक ऑफ डे है, दिस टीम कैन बाउंस बैक, बट हमें तो सर हर हाल में जीत चाहिए। देखिए, ये जो 4-5 बड़ी टीमें जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आपकी इंडिया आ जाती है, न्यूजीलैंड की टीम आ जाती है, इंग्लैंड की टीम आ जाती है, तो इनका आप कह सकते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून कोई दिन आ जाता है जिसमें ये इनसे कुछ नहीं होता। और उसके अलावा जो बाकी इनका जो एवरेज है वो काफी बेहतर रहती है और मैचेस काफी जीतते रहते हैं, इसलिए इनकी अगर आप रैंकिंग देखें तो हमेशा फर्स्ट 5 में ये रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा कंसिस्टेंट डिक्लाइन है, और कंसिस्टेंट डिक्लाइन की वजह हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड है वो है, क्योंकि जब आप देखें कि हम यूएई या शारजा में क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमने उसी पे डिपेंडेंट रहे हैं जो वहाँ पे उस जमाने में वो टीम या प्लेयर खेल रहे थे, और उसके बाद हमने कोई डेवलपमेंट की नहीं, क्योंकि हमने बेंच नहीं स्ट्रॉन्ग किया, कोई हम स्पिनर्स नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेकर आए, कोई फास्ट बॉलर्स नहीं लेकर आए, हम कोई टैलेंट रिक्रूट नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमें ये हुआ कि जितने भी वो प्लेयर रिटायर हुए, तो हम उसके बाद हमें न्यूट्रल पिचेस पर और स्पोर्टिंग पिचेस पर खेलना पड़ा, तो फिर हम बिल्कुल कोलैप्स कर गए। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान देखें कि अगर आप इसमें बहुत ज्यादा इस तरह स्पिन पिच बना के और इस तरह की वेवर्ड जो पिच बनाई है आपने, अगर इस तरह की पिच ना होती तो आपके रिजल्ट आपके अगेंस्ट आ चुका होता अब तक। मजा तब है और जब आपकी डेवलपमेंट तब होगी जब आपका सिस्टम उस वक्त स्ट्रांग होगा, जब आप न्यूट्रल पिचेस पर आप जो स्पोर्टिंग पिचेस है जो दोनों को सपोर्ट करती हैं उस पर रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, जब आपके पास एक पूरा यूनिट कॉम्बिनेशन बन जाएगा बैट्समैन का, मिडिल ऑर्डर्स का, आपके स्पिनर्स का, आपके फास्ट बॉलर्स का। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग से होगा। ये इतनी जल्दी अगर आप एक आध टेस्ट में जीत भी जाते हैं तो उससे एक इतना ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज्यादा चेंज आएगी अगर आपने लॉन्ग टर्म विजन पर काम ना किया तो। रोफ, हम 221 रन पे ऑल आउट हुए और हमने देखा कि जो पाकिस्तान टीम की एक वीकनेस बनी है पिछले तकरीबन 1 साल से टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और तकरीबन 2 साल से अगर आप मजमूई तौर पर देखें, हम अंडर प्रेशर बैटिंग नहीं कर सकते। आज भी आप देखें सलमान अली आगा कि वो 2 कैचेस ना ड्रॉप होते तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा तब्दील होती। और यही अभी मैं देख रहा हूँ डेविड गावर और बादियत खान और ज़ैनब अब्बास भी डिस्कस कर रहे हैं कि वो 2 कैचेस इस मैच का पूरा नक्शा से तब्दील कर गए। वो कि इंग्लैंड अभी भी मैच जीत सकता है, लेकिन वो शायद 230 या 240 रन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है वो उनका टारगेट होता। सो क्यों हम रन नहीं कर पाते अंडर प्रेशर? क्या खिलाड़ियों का एतमाद नहीं है? अगर आप देखें अगेन मोहम्मद रिजवान वही 23-24 रन, सऊद शकील अगेन वही 23-24 रन, सिर्फ सलमान अली आगा एक ऐसे प्ले नज़र आ रहे हैं रोव कुछ अरसे से हमें जो बारी भी पूरी लेते हैं और टेलेंडर्स के साथ भी रन करते हैं। आज भी उन्होंने मौका उनको ज़रूर मिला, लेकिन उसके बाद वो बड़ा संभल के और बहुत अच्छा खेले। देखिए, मेरा बेसिक चीज यही है कि जब तक आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान नहीं होगा, जब तक आपका बेंच स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये परफॉर्मेंस, क्योंकि डिक्लाइन तो हर जो टॉप परफॉर्मर होता है उसकी पोजीशन में आता रहता है, मगर जो कंट्री स्टेबल होते हैं, जो क्रिकेट बोर्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनका फंक्शन स्ट्रॉन्ग काम कर रहा होता है, वो उनके पास उनकी रिप्लेसमेंट तैयार होती है। आप देखेंगे इंग्लैंड के भी काफी ज्यादा चेंजिंग आई है, इंडिया ने काफी ज्यादा रिप्लेसमेंट प्लान डेवलप कर दिया, बाकी ऑस्ट्रेलिया ने किया, हर जगह पे हो रहा है, मगर हमारे अब बदकिस्मती से नहीं हो रहा। 4 साल के बाद आपने कामरान गुलाम को चांस दिया, साहबजादा फरहान अभी तक इंतजार कर रहा है और बेशुमार प्लेयर्स हैं वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। तो कंपटीशन आपका उसी वक्त आएगा। और ये जो आपने कहा ना प्रेशर बेसिकली ये चीज नहीं होती। जब आपकी टीम टॉप पे थी ना, मुझे याद है जब हमारे पास फास्ट बॉलर का एक ब्लाट हुआ करती थी, आपके वसीम अकरम, बुकार यूनुस वगैरह खेला करते थे, तो पीछे 20 बॉलर्स और होते थे उनकी जगह लेने के लिए।
अगर मुश्ताक अहमद और सकलान मुश्ताक पाकिस्तान टीम में खेल रहे होते थे तो 6 और स्पिनर्स बैठे होते थे उनको रिप्लेस करने के लिए, तो वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। उन पे ये खौफ होता था कि अगर वो थोड़ा सा डिक्लाइन आएगी तो कोई ना कोई उनकी जगह कैप्चर कर लेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने 20-30 इनिंग का फेलियर है, 15 इनिंग का फेलियर है, किसी का 10 इनिंग का फेलियर है, और वो लगातार खेलता जा रहा है। आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान नहीं है, आपके पास बंच नहीं स्ट्रॉन्ग है, ना आपके पास स्पिनर्स है, ना फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट है, ना मिडिल ऑर्डर की रिप्लेसमेंट है, ना ओपनर की रिप्लेसमेंट है। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर रही है। और इस तरह की जो आपने पिचें मिलाकर और इस तरीके से अगर आपने रिजल्ट लेने अपनी फेवर में, तो वो दूर कोई नतायज उसके पॉजिटिव हो नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट आपको पॉजिटिव उसी सूरत में मिलेंगे जब आपका बैकअप मजबूत हो जाएगा, आपका बंच स्ट्रांग हो जाएगा, आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान होगा, आपके पास प्लस क्रिकेट स्ट्रांग होगी, ढांचा आपका स्ट्रांग होगा, तो फिर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी या विजन पे चल सकते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे रऊफ के जो हमने देखा है, खासतौर पे आपने भी बहुत क्रिकेट खेली है इस मुल्तान स्टेडियम में, चौथे दिन चूंकि ये 90 दिन की विकेट मानी है इसको, चूंकि ये पहले टेस्ट के 5 दिन, उसके बाद जारी बात है गैप आया, लेकिन जो इसमें जो प्लेइंग डेज हैं उसके लिहाज से कल 90 दिन है। गेंद अच्छा खासा स्पिन हो रहा है, हमने देखा खासतौर पर जो जैक क्रॉली आउट हुए, गेंद जो है ब्रेक हुआ और वो बीट हो गए। बट इंग्लैंड जो जिस तरह की क्रिकेट खेलता है, रऊफ आपको क्या लगता है साजिद नुमान जिस तरह के तजर्बेकार बॉलर हैं, जैसी परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच में दिखाई है, आप ज़रूर मुश्किल डालेंगे या आप समझते नहीं इस विकेट में आपको विकेट को देखते हुए आप क्या कह सकते हैं, क्या इंग्लैंड के लिए आसान होगा कि वो कम बैक दोबारा करें? देखिए, जिस तरह आपने मेंशन किया कि 90 दिन की पिच, वो तो किसी सूरत भी आप नहीं कह सकते कि वो कुछ स्पोर्टिंग हो सकती है बैट्समैन के लिए, क्योंकि लगातार वहाँ पर स्पाइस के नेल चलते रहते हैं, बॉलर्स बॉलिंग कराते रहते हैं, आपके कैचेज आ जाते हैं, क्रैक्स बने होते हैं, क्रैक्स ओपन हो जाते हैं, और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन भी मिलती रहती है, रिवर्स स्पिन भी मिलती है, बॉल ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है। बैट्समैन के लिए आप कह सकते हैं कि ड्रॉना साहब होती है इस तरह की पिचें। मगर ये जो मुल्तान की पिच है, इसमें एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिकेट यहाँ पर खेला हुआ हूँ, क्योंकि बाज़ दफा ये होता है कि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। आप इसको जितना भी स्पिन बना लें या जितना भी फास्ट बॉलिंग स्पोर्टिंग पिच बना लें, इसको घास पर रखे, बाज़ दफा ये इतनी ज्यादा फ्लैट हो जाती है लंच से टी के दरमियान में, बल्कि 1 घंटा सुबह का और उसके बाद लंच से टी के दरमियान में इतनी ज्यादा स्पोर्टिंग हो जाती है कि इस पे चाहे आप किसी किस्म की भी ना स्पिनर को सपोर्ट मिलती है और ना ही फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलती है। तो ये चीज पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनको दिमाग में रखनी पड़ेगी, और अगर इन्होंने आउट करना है तो पहला जो 1 घंटा होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके बाद ये 2-3 घंटे बिल्कुल फ्लैट रहेगी। तो ये चीज हम रख के मेरा ख्याल की स्ट्रेटजी बनानी है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रऊफ रेस किया, क्योंकि आपका प्लेइंग एक्सपीरियंस है। और जाते आते रऊफ मैं ये सही कहूँगा कि जो हमने पिंडी में मैच खेलना है, तो क्या वहाँ भी अभी कोई 5 या 4 रोज़ा मैच शुरू करा दें ताकि उसकी छठे दिन की विकेट हमें अच्छी मिल जाए। बहुत शुक्रिया लेकिन रऊफ आपका। उम्मीद करते हैं, जैसे मैंने कहा, कि आज की टीम भी 40 रन पे ऑल आउट हो गई। एक ऐसी टीम जिसने अभी बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसा टेस्ट मैच जीता जहाँ उन्होंने फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200 और यहाँ तक कि 2 दिन में मैच ख़त्म कर दिया। लेकिन शायद एक गलती रोहित शर्मा की, जिसमें उन्होंने ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर बैटिंग करने का फैसला किया। ख़ुद भी उसी तरह खेलना चाह रहे थे जैसे वो खेलते आ रहे हैं, लेकिन शायद आज उनका दिन नहीं था। लेकिन पूरी टीम उनके आउट होने के बाद क्लैप्स कर गई। एशिया की तारीख का सबसे लोएस्ट टोटल आज 46 इंडिया ने बनाया। इंडिया की अपनी तारीख का सबसे लोएस्ट टोटल ऑन होम सॉइल ये बना है। और इसके साथ साथ पहले 8 खिलाड़ियों में 5 खिलाड़ी सिफर पे, जिनमें KL राहुल हैं, रोहित शर्मा हैं, इसी तरह विराट कोहली हैं, और सबसे ज़्यादा विराट कोहली इस वक्त ऑन गोइंग प्लेयर्स में सिफर पे आउट होने के खिलाड़ी बने। तो नॉट अ गुड डे फॉर इंडियन क्रिकेट। उसके बाद न्यूजीलैंड ने बड़ा शानदार जो है वो आगाज़ किया और अब वो लीड भी बहुत बड़ी लेने में कामयाब हो गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम का मैं समझता हूँ अच्छा दिन गुजरा, लेकिन इस टेस्ट मैच में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है और शायद हमें कल बहुत ही थ्रिलिंग टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। पुरान रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल होपफुली इस पुरान में जब आएँ तो पाकिस्तान मैच जीत चुका हो, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।